Now we come to the most important topic of this period of international politics. अब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक बहुत अहम विषय पर संक्षिप्त में बात करेंगे, क्योंकि ये जो विषय है, ये जो टॉपिक है, ये बहुत रीसेंट है। और चूँकि हमारा अध्ययन राजनीति विज्ञान में हमारा जो विषय है वो समकालीन है, गत 50-60 वर्षों का है, तो निश्चित रूप से अभी जिस विषय की मैं चर्चा करूंगा उसका संबंध गत 50-60 वर्षों के घटनाक्रमों से है, इसलिए इस विषय की चर्चा करना ज़रूरी है। आप लोगों ने दो बहुत महत्वपूर्ण अध्याय पढ़े जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए बहुत ज़रूरी, और वे थे दो ध्रुवों का अंत और समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। दो ध्रुवों का अंत और दूसरा विषय था, अध्याय था, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। ये दोनों विषय, दोनों अध्याय एक दूसरे से काफ़ी जुड़े हुए हैं। जहाँ पहले अध्याय में दो ध्रुवों के अंत की बात की, यानी विश्व एक ध्रुवीय कैसे हुआ इसे जाना, और विश्व के एक ध्रुवीय होने के पहले की घटनाएं हमने समझने की कोशिश की, यानी सोवियत संघ के विघटन तक की घटना हमने समझी। दूसरे अध्याय में हमने उसी के बाद के काल के बारे में समझा। सोवियत संघ के विघटन के बाद का विश्व अमेरिकी वर्चस्वता का विश्व है। सोवियत संघ के विघटन के बाद की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अमेरिकी वर्चस्वता की राजनीति है। तो 1990 के पूर्व के 40 वर्ष पहले अध्याय में, और 1990 के बाद के 30 वर्ष, क्योंकि 1990 से अभी 2020 चल रहा है, समाप्त हुआ है, उसके बाद के 30 वर्ष ये दूसरे अध्याय में। और दोनों अध्यायों का संबंध उस विषय से है जिसकी हम अभी चर्चा करने जा रहे हैं, इसलिए ये अपरिहार्य है कि हम इस विषय पर थोड़ा जानें। जो विषय हमने पढ़े हैं, जो अध्याय हमने पढ़े हैं, उसके कारण हम इस अध्याय को तो पढ़ ही रहे हैं, इस बिंदु को पढ़ेंगे ही, लेकिन साथ ही इस विषय को इसलिए भी और पढ़ना ज़रूरी है या समझना ज़रूरी है क्योंकि यह वर्तमान का विषय है और एक ऐसा विषय है जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है, और वह विषय है अफ़गानिस्तान की समस्या। वह विषय है अफ़गानिस्तान की समस्या, या हम उसे दूसरा नाम भी दे सकते हैं, अफ़गानिस्तान और तालिबान। संभवतः 21वीं शताब्दी का ये सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। अभी तक की 21वीं शताब्दी के 20 वर्ष गुजर चुके हैं। इसने खाड़ी युद्ध देखे, इसने कुछ और घटनाएं देखी, लेकिन सतत रूप से इन सभी घटनाओं के केंद्र पर अफ़गानिस्तान था। अफ़गानिस्तान की समस्या क्या है, थोड़ा इस पे जानें और संक्षिप्त में इसको समझने की, इसकी थोड़ी गहराई पर जाने की कोशिश करें। तो हम शुरुआत करते हैं अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान का नक्शा आप देखिए, उसकी भौगोलिक स्थिति देखिए। सबसे अहम चीज़ जो आपको उसमें समझनी है वो ये है कि अफ़गानिस्तान सोवियत संघ के दक्षिण में है। अफ़गानिस्तान की सीमा भारत की सीमा से भी छूती है। अफ़गानिस्तान का बहुत बड़ा जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान को छूता हुआ है, और अफ़गानिस्तान ईरान को भी छूता है।
दूसरी ओर अफगानिस्तान की निकटता चीन से भी है। ये जो उसकी भौगोलिक स्थिति है, इसने अफगानिस्तान को एक बहुत अहम क्षेत्र का दर्जा दिया हुआ है, अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और जैसा मैंने पूर्व में बताया था अन्य अध्यायों की चर्चा करते हुए कि आने वाले काल में संभावना है कि यूरोप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु अब शिफ्ट होकर एशिया की तरफ आ गया है और एशिया में अफगानिस्तान है। तो आप समझ सकते हैं कि भौगोलिक स्थिति से, भौगोलिक दृष्टि से अफगानिस्तान कितना महत्वपूर्ण है, खासकर उन राष्ट्रों के लिए जो विश्व शक्ति बनने की कगार पर हैं, जैसे चीन, रूस जो विश्व शक्ति बन चुका है, चीन जो विश्व शक्ति बन चुका है, और भारत जो विश्व शक्ति बनने की कगार पर है। इन ताकतों से घिरा होने के कारण अफगानिस्तान की महत्ता है। दूसरा कारण अफगानिस्तान के महत्ता का, अफगानिस्तान के महत्वपूर्ण होने का क्या है? सैनिक संसाधनों की प्रचुरता। अफगानिस्तान में संसाधनों का अपार भंडार है। वैसे तो अफगानिस्तान बहुत पहाड़ी क्षेत्र है, ऊबड़ खाबड़ है, एक ठंडा क्षेत्र भी है, लेकिन संसाधनों के मामले में बहुत प्रचुरता है, विशेष रूप से लिथियम और साथ ही साथ ओपियम। ओपियम जो ड्रग है, मादक पदार्थ है और बहुत महंगा होता है। ओपियम की मांग पूरी दुनिया में है, पूरे विश्व में है। यद्यपि ये इल्लीगल है, गैर कानूनी है, लेकिन ओपियम से अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था ओपियम पर ही टिकी हुई है, कम से कम आज की तारीख तक। और दूसरा जो है लिथियम। लिथियम क्या है? लिथियम एक ऐसा पदार्थ है जो आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल आदि को पीछे करके सबसे महत्वपूर्ण ईंधन के रूप में काम आएगा। आने वाले वर्ष ई कारों के, इलेक्ट्रॉनिक कार या इलेक्ट्रिसिटी कार रन बाय इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉनिक्स, उन कारों में जो बैटरी लगेगी वो बैटरी में लिथियम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। और यदि ई कारों का प्रचलन बढ़ता है तो उस हद तक पेट्रोल और डीजल की उपादेयता की उपयोगिता कम हो जाएगी। तो आने वाले वर्षों में लिथियम की अत्यधिक बढ़ती हुई महत्ता को देखते हुए भी यह क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये तो हुई उसकी भौगोलिक स्थिति, और भौगोलिक स्थिति के साथ उसके संसाधनों के कारण उस क्षेत्र की महत्ता। अब यदि वो क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण है तो उसको लेकर सभी तरह की राजनीति भी हो रही है, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अफगानिस्तान एक प्यादा बन के खड़ा हुआ है। तीन ओर जहां महाशक्तियां हैं, भारत, चीन और रूस, तो इनके मद्देनज़र अमेरिका पीछे नहीं रहेगा, खासकर वह अमेरिका जो अपनी वर्चस्वता को बनाए रखने के लिए येन केन प्रकारेण सभी तरीके से प्रयास करेगा। तो अमेरिका का भी इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा स्वार्थ निहित है, और लिथियम के कारण, लिथियम की बहुलता के कारण, उसकी प्रचुरता के कारण भी अमेरिका की नज़र इस क्षेत्र में है ही। भौगोलिक दृष्टि से, सैन्य दृष्टि से, स्ट्रैटेजिक दृष्टि से, और साथ ही साथ संसाधनों की दृष्टि से अफगानिस्तान कितना महत्वपूर्ण है, ये अब हम समझ गए। ये जानने के बाद कि अफगानिस्तान कितना महत्वपूर्ण है, अब हम ये जानें कि इस महत्वपूर्ण होने का परिणाम क्या हो रहा है। आज की तारीख में अफगानिस्तान दुनिया का संभवतः एकमात्र देश है जिसने गत 70-80 वर्षों में
कोई विकास नहीं देखा है। मैं पुनः दोहरा दूं, दुनिया के 200 राष्ट्रों में संभवतः अफगानिस्तान एकमात्र ऐसा देश है जिसने गत 70-80 वर्षों के विश्व के विकास में अपना कोई योगदान नहीं दिया है। अफगानिस्तान स्वयं का कोई विकास नहीं हुआ है, बल्कि उसका ह्रास ही होता गया है। उसकी आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था सब बुरी तरह पीछे की ओर जा रही है, दकियानूसी विचारों की ओर जा रही है, 18वीं-19वीं शताब्दी की ओर जा रही है। आखिर ऐसा क्यों? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अपना खेल यहाँ खेल रही है। ये वो शतरंज का मोहरा बन चुका है जहाँ रूस, चीन, अमेरिका और पाकिस्तान जो उसके पड़ोसी राष्ट्र है वो उसका उपयोग करना चाह रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सा नज़र डालते हैं क्या राजनीति थी। अफगानिस्तान आज से 100 वर्ष पूर्व वहाँ पर एक राजशाही थी, शाह का शासन था। और वैसे तो अफगानिस्तान की जो सामाजिक व्यवस्था है वो कबीलाई व्यवस्था है, बहुत से कबीलों में बटी हुई है। और उस कबीलाई व्यवस्था से होते 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 किसी एक कबीले के नेताओं ने अपनी वर्चस्वता वहाँ बढ़ाई और कोशिश की कि अफ़गानिस्तान को एकजुट किया जाए, सभी कबीलों को एक किया जाए। और उसका प्रयास ऐसा होते होते एक कबीले के जो नेता थे वे अपने को शाह घोषित करते हैं, वहाँ का राजा बनते हैं। दुर्भाग्य से रूस या सोवियत संघ, तत्कालीन सोवियत संघ जो उसकी सीमा से लगा हुआ है, वो सोवियत संघ वहाँ पर शीत युद्ध के काल में कम्युनिज्म या समाजवाद के विचारों के प्रचार का प्रयास करता है और जो वहाँ की कबीलाई संस्कृति है उसको तहस नहस करने की कोशिश करता है। रूस का विश्वास था, सोवियत संघ का विश्वास था, क्योंकि मैं उस काल की बात कर रहा हूँ जिस समय सोवियत संघ अस्तित्व में था। सोवियत संघ का विश्वास था कि यदि सोवियत संघ में कम्युनिज्म को सफल होना है, समाजवाद को सफल होना है, तो उसे सोवियत संघ के चारों ओर समाजवाद को बढ़ावा देना होगा, प्रश्रय देना होगा। और इसीलिए उसने पूर्व यूरोपीय देशों पर अपनी सरकार थोपी थी, अपने विचार थोपे थे। यही हाल उसने यहाँ भी किया। और 1979 में उसने सोवियत संघ में सोवियत संघ ने अफ़गानिस्तान में एक तरीके से हमला बोल दिया और हमला बोलकर वहाँ की जो सत्ता है उसको बदल दिया और अपनी पिछलग्गू सरकार वहाँ बैठाई। एक ऐसी सरकार जो सतत रूप से उसकी ओर देखती थी, नज़र रखती थी, उससे सोवियत संघ से जो आदेश लेती थी, सोवियत संघ के इशारों पर जो चलती थी। ये घटना कब की है? 1979। ये वही काल है जब ईरान में एक क्रांति हुई और उस क्रांति में अमेरिका ने वहाँ की जो धार्मिक सत्ता थी, आधुनिकीकरण जो ईरान का चल रहा था, उस पर आपत्ति उठाते हुए उसने वहाँ के शाह को पदच्युत किया और ईरान में एक धर्मावलंबी सरकार डाली, खोमैनी की सरकार। तो एक और जहां अमेरिका ईरान में धर्म को बढ़ावा दे रहा था, वहीं दूसरी ओर सोवियत संघ अफ़गानिस्तान में धर्म को तिरस्कृत कर रहा था और धार्मिक भावनाओं को, जो समाजवाद में, कम्युनिज्म में धर्म नाम की चीज़ नहीं होती, तो इसलिए वहाँ से धर्म को धीरे धीरे पीछे कर रहा था। ये दो पड़ोसी देशों की घटनाएं ऐसे हो रही हैं। किसी तरह से सोवियत संघ अपना प्रभुत्व या अपना प्रभाव वहाँ बनाए रखता है, लेकिन दुर्भाग्य से जिस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सोवियत संघ की सरकार वहाँ काम कर रही थी, जिस राष्ट्रपति के नेतृत्व में, उसके जो विदेश मंत्री थे उसको अमेरिका ने अपना एक तरीके से जासूस बना लिया था। क्या बना लिया था? जासूस, विदेश मंत्री को।
और इस प्रकार विदेश मंत्री अमेरिका के इशारे पर काम कर रहा था, जिसकी जानकारी उसके राष्ट्रपति को अफगानिस्तान के नहीं थी। और जब किसी कारणवश अफगानिस्तान के राष्ट्रपति रूस जाते हैं तो अमेरिका की शाह पर ये विदेश मंत्री पूरी सत्ता संभाल लेते हैं, एक तरह का षड्यंत्र रचते हैं। और ये घटना होती है 1989 में। अंततः सोवियत संघ 1989 में 10 साल तक असफल लड़ाई लड़के, 10 साल की असफल प्रयास के बाद भी एक तरीके से पराजय का मुंह देखता है और अपनी फौज बुला लेता है। निष्कर्ष ये कि 10 साल के सतत प्रयास के बाद भी सोवियत संघ अफगानिस्तान पर अपना पूर्ण कब्जा नहीं बना पाया और अत्यधिक विषम स्थितियों में उसे वहां से जाना पड़ा। ये हुआ स्टेज 1, जब सोवियत संघ वहाँ से खदेड़ा गया या सोवियत संघ वहाँ से चला गया। अब जब वो जगह खाली हुई और अमेरिका के द्वारा स्पॉन्सर्ड विदेश मंत्री अफगानिस्तान के मुखिया बने, तो अब अमेरिका का प्रभाव वहाँ बढ़ता है। लेकिन इस दौरान एक घटना कुछ ऐसी होती है कि अमेरिका तालिबान की स्थापना में एक तरीके से मदद करता है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि तालिबान की स्थापना के पीछे अमेरिका जिम्मेदार है। मुजाहिदीन जो एक और वहाँ की आतंकवादी संस्था है, उसके लिए भी अमेरिका जिम्मेदार है। मुजाहिदीन को उसने सोवियत संघ की सेनाओं से लड़ने के लिए तैयार किया और पाकिस्तान ने उसको सभी तरह की मदद दी, पाकिस्तान ने उसे अपना ज़मीन भी दी। ये मुजाहिदीन भी अमेरिका की शाह पर ही तैयार हुआ और तालिबान भी अमेरिका की शाह पर ही तैयार हुआ, यही सोवियत संघ के खिलाफ लड़ने के लिए। तालिब यानी स्टूडेंट, तालिब यानी विद्यार्थी, विद्यार्थियों की एक तरीके से फ़ौज तैयार की। मुल्ला उमर उसके मुखिया थे, उनको तैयार किया और ये सोवियत संघ के खिलाफ इन लोगों को आगे बढ़ाया, सामरिक मदद दी, आर्थिक मदद दी और पाकिस्तान की ज़मीन तो थी ही जहाँ पर वे शरण लेते थे और सोवियत संघ को परेशान करते थे। परिणाम क्या हुआ कि यही तालिबान जब सोवियत संघ चला गया तो ये तालिबान एक तरीके से एक स्वतंत्र सत्ता बना बैठा और स्वतंत्र सत्ता बनाते हुए उसने अमेरिका को ही एक तरीके से चैलेंज किया। अमेरिका के द्वारा बनाए गए आतंकवादी गुट अमेरिका के ही खिलाफ खड़े हो गए। परिणाम क्या हुआ? 2001 की घटना जिसका जिक्र मैं अपने अन्य अध्यायों के विषय में कर चुका हूँ, 9/11 की घटना, जिसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर तालिबानी आतंकवादियों ने हवाई जहाज से हमला किया था, जिसे 9/11 की घटना कहते हैं। ये तालिबान के नेतृत्व में ही हुआ था और अमेरिका को एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और इसका मुखिया कौन था? वही तालिबान का नेता ओसामा बिन लादेन, जिसे अमेरिका ने ही प्रॉप अप किया था, जिसे अमेरिका ने ही बढ़ाया था। मियाँ की जूती मियाँ के सिर। यहाँ अमेरिका बहुत समस्या में घिर गया और 2/1 के अटैक के बाद उसकी समस्याएं और बढ़ती गईं और उसने प्रयास किया कि इस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो हमला हुआ है, इसके जो नेता लोग हैं उनको पकड़ा जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। और पूरी दुनिया में उसने तालिबानी आतंकवादियों को पकड़ा, वही लोग जिसको अमेरिका ने ही शाह दी थी। लेकिन ओसामा बिन लादेन उसके पकड़ में नहीं आया। अंततः ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मिला, अफ़गानिस्तान में नहीं, और फिर अमेरिका ने उसको समाप्त किया। ये हुआ सेकंड स्टेज। अब तालिबान के शासन के खिलाफ अमेरिका
परेशान होते रहा और अंततः अमेरिका ने स्वयं निर्णय लिया कि अब समय आ गया है जब वह अफ़गानिस्तान में तालिबान को पूरा समाप्त करने के लिए अब अफ़गानिस्तान में डायरेक्ट पहुँचे और इस प्रकार अपनी फ़ौज भेजी। देखिए, रूस जाता है, सोवियत संघ जाता है और यहाँ अमेरिका की सेना कुछ वर्षों बाद पहुँचती है। ये घटना 2001-2-3 के आसपास की है और 20 वर्ष अमेरिका अफ़गानिस्तान में रहता है इस कोशिश में कि तालिबान को समाप्त करे, लेकिन दुर्भाग्य से अमेरिका ने भी मुँह की खाई है। जो हश्र सोवियत संघ का हुआ वही हश्र अमेरिका का भी वहीं हुआ। अमेरिका सतत रूप से प्रयास करते रहा कि तालिबान को समाप्त करे, अफ़गानिस्तान पर उसका कब्जा बढ़े, अफ़गानिस्तान उसकी एक तरीके से उसकी कॉलोनी बने, क्योंकि वहाँ प्रचुर मात्रा में संसाधन थे, क्योंकि वहाँ पर भौगोलिक स्थितियाँ की दृष्टि से वो बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन दुर्भाग्य कि ऐसा भी नहीं हो पाया और अमेरिका 20 वर्ष तक प्रयास करते रहा और अंततः 31 अगस्त 2021 को अमेरिका अफ़गानिस्तान से पूरी तरह चला गया। बल्कि 31 अगस्त के अल्टीमेटम के एक दिन पहले ही वह उस जगह को छोड़ के चला गया। कुल मिलाकर निष्कर्ष ये है कि जो तालिबान की जो समस्या है, ये समस्या बनी हुई है। न सोवियत संघ उसे अपने कब्जे में ले पाया, न अमेरिका ले पाया, और जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान तो तालिबानियों की शरण स्थली रहा है। पाकिस्तान का तो उसमें स्वार्थ निहित है। पाकिस्तान का स्वार्थ तो है ही और चीन का भी स्वार्थ उससे जुड़ गया है, क्योंकि चीन जो ई कारों के मामले में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, उसकी नज़र वहाँ के लिथियम पे है। वो चाहता है कि अफ़गानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान और आगे पहुँचने के लिए उसको थल मार्ग से रास्ता मिले, ताकि लिथियम समय आने पर उसको वो इम्पोर्ट कर सके, उसका आयात कर सके, किसी तरह का व्यवधान ना हो। तो इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देखिए, शीत युद्ध का परिणाम यहाँ देखा गया। सोवियत संघ बनाम अमेरिका, उसके अलावा शक्तियों, जो महाशक्तियाँ हैं या जो विश्व शक्तियाँ हैं, उनकी ताकत उन्होंने इस क्षेत्र में आजमाने का क्षेत्र समझा और आज परिणाम यह है कि अफ़गानिस्तान की जो समस्या है वो जस की तस ही नहीं बनी हुई है, बल्कि और ज़्यादा ख़राब हो गई है। अमेरिका के जाने के बाद तालिबानियों ने, जो बड़े कट्टर मुस्लिम हैं, उन्होंने अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। अफ़गानिस्तान में उनकी अपनी सरकार है और अब अपनी फ़ौज भी है। देखना ये है कि इतनी कट्टरता के साथ ये कितना शासन चला सकते हैं, क्योंकि ये महिला शिक्षा के विरुद्ध हैं, ये किसी तरह के संगीत के विरुद्ध हैं, ये साथ ही किसी भी तरह के आधुनिकीकरण के खिलाफ हैं। आप यदि फ़ोटोग्राफ देखें तो बीच में जब एक ऐसा दौर था जब तालिबान में आधुनिकीकरण चल रहा था, अमीनुल्लाह खान, ये आधुनिकीकरण के फ़ोटोग्राफ के काल के फ़ोटोग्राफ की तुलना आप आज के चित्रों से करें या उसके पहले के चित्रों से करें तो आप दंग रह जाएंगे देख के कि एक दौर ऐसा भी था जब अफ़गानिस्तान अत्याधुनिक देशों में की श्रेणी में आने लगा था। अफ़गानिस्तान दुनिया के बहुत अच्छे टूरिस्ट स्पॉट्स में आने लगा था। लेकिन दुर्भाग्य, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का परिणाम कि आज वहाँ तालिबान हैं और वे फिर वही 100 वर्ष पुरानी काल में चले गए हैं, जो जिसमें दकियानूसी, परंपरावादी और कट्टरवादी विचारधारा का वर्चस्व बना हुआ है। ये इसीलिए भारत के लिए भी चिंता की बात है, क्योंकि भारत के पड़ोस में और भारत की सीमा से लगे हुए देश में यदि ऐसी कुछ घटनाएं हो रही हैं तो उसके परिणाम निश्चित रूप से भारत पर भी होते हैं। ये भारत को देखना है कि वो किस हद तक तालिबानी शासन के साथ तालमेल बनाए रखे। ये भारत को तय करना है कि किस तरीके से वो अफ़गानिस्तान की समस्या को अपनी विदेश नीति में समाहित करे, जिसमें भारत का हित सर्वोच्च हो।